Hello and welcome to another episode of Time Flow Podcast. Today I'm very pleased to welcome Shiv Inder Singh Saab, who is from India. He is a journalist, he is a writer, storyteller. Uh, अगर हिंदुस्तान से मुझे कभी भी किसी भी जो व्यक्ति वहां से मुझे जिनके साथ बात करने का मौका मिलता है तो मुझे इससे ज्यादा कभी भी खुशी नहीं हुई। इवन मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदानों, राइटर्स और प्रोफेशनल्स के साथ मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, बट हिंदुस्तान ऐसे ही क्लोज है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अपना घर है। तो शिविंदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफी टाइम से हम कनेक्टेड थे, बट आई फाइनली वी आर हियर टुगेदर। फैजल, मुझे भी बहुत बहुत एक तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने मुझे लिया। काफ़ी समय से हम एक दूसरे से ताउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी राब्ता अब जाके हुआ। इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं कहूँ कि मैं यदि आईना देखता हूँ, आईने में पाकिस्तान को देखता हूँ तो उसमें हिंदुस्तान का मुझे मुस्तकबिल नज़र आता है। तो इस सूरत हाल में हूँ, और इस सूरत हाल में आपकी कॉल आ गई कि हमने बात करनी है अदब के हवाले से, पंजाबियत के हवाले से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों के हवाले से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी प्यारी बात में मैं खिल जाता हूँ जब कोई पाकिस्तान से, खासकर चढ़ते पंजाब को मैंने याद करे। तो इस इस तरह का माहौल है, उस तरह के माहौल में एक प्यारी सी बात कैसे हो। तो मुझे लगा कि कहानी यही है कि जितनी बेताबियों को समेट के सारे जहां की खुदा ने मुझे बना दिया, जब उसके पास और कोई टाइम ही नहीं था। मैं पैदा ही इस तरह की बेताबियों से हुआ हूं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, फैसल भी बात कर ले। हम इस तरह के माहौल को भी खुशगवार बना देंगे। जी। बिल्कुल। जिस तरह से हमने कॉल पे बात की थी और जो जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता था कि आपकी सोच और मेरी सोच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे दो मुल्कों के रिलेशन, लोगों के रिलेशन आपस में, हमारी तारीख और हमारी जो लिटरेचर है, हमारा बहुत सारी जो हमारी एक दूसरे के साथ जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होता है। मैं एक दोस्त से मैंने कहा कि यार अगर देखो, मैं किसी एक पहले पहले आप देखें ना, हम कहते हैं कि ठीक है हमारा एक मजहब पे आप कनेक्शन एक दूसरे के साथ जोड़ते हो, लेकिन मैंने उससे कहा कि एक चीज देखो कि एक अरब अरब है, आप बैठे हो यूरोप में और एक साथ में आपके पंजाबी बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप किसके साथ ज्यादा डीपर कनेक्ट हो सकोगे, किससे गुफ्तगू शुगल लगाओ। आप बहुत परेशान हो और आप एक शुगल मिला लगाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि यार मेरा थोड़ा सा टाइम अच्छा पास हो जाए, तो आप ऑब्वियसली पंजाबी के साथ आप सिंगर्स डिस्कस करोगे, आप मूवीज डिस्कस करोगे, कितना कुछ होगा जो कि आप उसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर सकोगे। बट जो आपका अरब होगा, जो कि मुस्लिम होगा, आप उसके साथ नहीं कर सकते, बिकॉज कि आपका लैंग्वेज बैरियर है, आपका कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो ये इतनी एक डीपर कनेक्शंस होते हैं जो कि कल्चर के साथ, जो कि लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मेरे भी और ये आपके ख्यालात भी ऑब्वियसली, मैं मुझे आई होप के मिलते होंगे। हाँ, मिलते होंगे, अगर नहीं भी मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि डिफरेंट होने चाहिए। आज जब हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत सत्ता पे है जो कह रही है कि एक ही तरह का विचार हो, एक ही तरह का रंग हो। आपने जो कुछ झेल चुके हैं, हम आजकल झेल रहे हैं, तो उस हालत में मुझे लगता है कि डिफरेंट रंग भी होने चाहिए, अलग अलग तरह की खूबसूरती भी होनी चाहिए। आपने बात बिल्कुल सही कही कि बेशक आपका मजहब अलग हो, लेकिन जो आपकी जो सकाफत की साझ होती है, आपकी भाषा की, कल्चर की साझ होती है, एक बड़ी होती है। इसकी दो तीन एक छोटी छोटी उदाहरण मैं आपको अपनी निजी जिंदगी में से देता हूँ। कॉलेज के टाइम में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मुस्लिम लड़का था, पंजाबी लड़का, मतलब जहाँ मुस्लिम बहुत कम रह गए हैं 47 के बाद इंडियन पंजाब में। अमजद था। उसने मुझे कहे एक बात कही कि यार, जब मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मस्जिद में जो वो नमाज अदा करते हैं, तो मेरी उस तरह वो एक सांच नहीं जुड़ पाती उससे, जो मैं गुरुद्वारे में जाके जुड़ पड़ती है। मतलब गुरुद्वारे में वो उसके कारण क्या था, भाषा का कारण था, क्योंकि वो आपको पता भी, वो मुकद्दस जो वो आपकी इबारत है, वो और जुबान में थी। लेकिन जो गुरुद्वारे में वो पंजाबी सुनता था, उसकी एक साज बन जाती थी। इसी तरह मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत छोटा था,
छठी क्लास में था, 6th क्लास में, तो मैंने लाहौर रेडियो लगाया। लाहौर रेडियो से एक आवाज़ आई कि मैं फलां बोल रहा हुण तुसी मेरे कोलों पंजाबी विच खबरां सुनो। मुझे लगा कि यार ये पंजाबी बोल रहा है पाकिस्तान में बैठा। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये पाकिस्तान में पंजाबी? लेकिन उनका बहुत ही भद्दा-सा एक जवाब आया हल्का-सा, हाँ 47 ਚ ਪੁੱਤਰਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। मैं ताए ताए तो पूछा, उनका भी लगभग यही जवाब आया। तो बाद में एक मेरे फूफा जी हैं जो पंजाबी के बहुत अच्छे बाल साहित्यकार, उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा पंजाबी का मतलब सिख नहीं होता। पंजाबी एक कौम होती है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख पंजाब ये इतना नहीं है जो तुम्हारे वाला जिसमें तुम बैठे हो। पंजाब बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा उधर रह गया है पंजाब का। तो मैं मेरी इतनी साझ होगी, मैं स्कूल से छुट्टियाँ लेने लग गया। मैं लाहौर रेडियो से जुड़ा, उनको चिट्ठियाँ पाने लगा। मुदस्सर शरीफ होते थे, रावी रंग प्रोग्राम करते थे, मुझे नहीं पता आपको याद होगा कि नहीं, आप छोटे होंगे उस समय। तो मुदस्सर शरीफ से मेरी फ़ोन में भी बात हुई। अच्छा एक मोहतरमा होती थी इमराना खान, उसको भी मैं 1-2 बार चिट्ठी पाई, उन्होंने मेरा जो गुरमुखी में मेरा पत्र था और वो पढ़ा भी लाहौर रेडियो से। मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे बात भी करूँ, फ़ोन भी किए, लेकिन असफल हुई, कोशिश हुई। किसी ने बोल दिया कि भाई अपना वक्त ज़ाया मत करो, तुम्हें पता नहीं वो 50 साल की है। तो उस समय मैं छठी में था, मेरा दिल टूट गया। सो इस तरह की फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, जो पंजाबी का लिटरेचर, क्योंकि हमारे गुरमुखी में छपा हुआ है पाकिस्तान का। इसी तरह ही मैंने फिल्में, रेडियो लाहौर से गाने सुने। जब मैं नेट पे आया तो जिन गानों को मैंने, फिल्मी गानों को आपके लाहौर रेडियो में सुना, मैंने ढूंढ के वो फिल्में देखी। सबसे पहले चूड़ियां फिल्म देखी मैंने 98 में, जो साइमा और मोहम्मद राणा की आई थी। फिर हीर रांझा देखी, क्योंकि इसके गाने में बचपन में सुन चुका था। मेरी तो भाई इस तरह से साझ है, जब भी आप लोगों को मिलता हूँ मुझे लगता है कि आप मेरे अपने ही हो। मैं मार्च में लाहौर आया था, 7 दिन के लिए ही आया था। तो मुझे तो लगा कि सचमुच मैं जिस मट्टी को देखने के लिए तरस हुआ था, मैंने उस मट्टी को देख लिया। इस साल की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैंने लहदा पंजाब देखा। जी, अब आप आगे बात कीजिए। वही अब जो मैं आपको कह रहा था कि मेरी अगर सबसे बड़ी अगर ख्वाहिश होगी तो आई वुड लाइक लव टू ट्रैवल टू हिंदुस्तान। तो यही आपका भी यही है कि आपने मुझे बताया था कि आपको बहुत सारे वीजा कनाडा के, यूएस के, बाहर की अपॉर्चुनिटीज मिली, बट आपने कहा कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान जाऊंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अच्छा, मुझे जी जी जी। कनाडा अमेरिका के लिए आए थे, मतलब 13 में भी आया था। कनाडा के मेरे मित्र है, एक राइटर और जर्नलिस्ट के तौर पे वो बुलाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब मैंने देखना है। मुझे बोला क्या तू पागल तो नहीं है, लोग तो कहीं कहाँ जाते हैं। हमारे एक ना एक गलत धारणा भी बनी हुई है यहाँ, इधर वाले पंजाब में, कि आप पहले पाकिस्तान का में चले जाओगे तो आपका किसी और मुल्क का वीजा नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा यार किसी भी मुल्क का ना लगे, मैंने वहीं जाना है। तो मैं जा आया, मैंने अपनी हसरत पूरी कर ली। अच्छा शिव भाई, ये एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारी साइड जो पंजाब है, यहाँ पे जिस तरह से पंजाबी और जिस तरह से लैंग्वेज, लिटरेचर, सारी चीज़ों को ट्रीट किया गया सिंस 1947, तो वहाँ क्योंकि ये एक मेजॉरिटी, यहाँ पे एक प्रोविंस था, आपके यहाँ स्टेट्स होती हैं और स्टेट्स को डिफरेंटली डील किया गया, और यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, हर तरह का निज़ाम हुकूमत आया, और वहाँ पे मोस्टली डेमोक्रेसी ही रही। तो जो हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने कुछ पहले इंटरव्यूज किए तो उसमें मुझे अंदाजा ये हुआ कि वहां पे जिस तरह से पंजाबी को प्रमोट किया जाता रहा, तो आजकल वहां पे क्या सिचुएशन है? और फिर आप क्योंकि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ भी जुड़े रहते हो, तो वो एक अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें फॉर आवर ऑडियंस, तो आप उसको कैसे देखेंगे अक्रॉस द बॉर्डर? मैं ये आपसे व्यू लेना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं अक्रॉस द बॉर्डर ही बात करूंगा। मुझे आदत ही इसी तरह बात करने की है। देखो, हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बने अलग-अलग, आज़ादी के बाद एक ही थे, पहले आज़ादी से पहले, तो बाद में जब बने, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये रही कि उसमें डेमोक्रेसी उस तरह अपनी जड़ नहीं जमा सकी। उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पता काफ़ी बाद में बना।
कोई गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक तरीके से बनी वो पूरे 5 साल नहीं पूरे कर पाई। और जब वो बना भी तो वो एक राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की बड़ी मतलब ना उस अवधारणा पे बना था कि मान लीजिए आप धर्म को राष्ट्र नहीं बना सकते, वहाँ धर्म को कौम बनाया गया, जो ऐसा होता कोशिश नहीं। कोशिश कोशिश की गई, करते हैं। कोशिश क्या, अब तो मतलब सब कुछ वो है ही है। तो हालाँकि हुँ, वहाँ वॉइसेस हैं, मतलब वॉइसेस हैं जो उस चीज़ को चुनौती देती रही है। जैसे पंजाबी के हुँ, अपने मसले हैं, बलोचियों के अपने मसले हैं, सिंध वालों के अपने हैं ना? तो हुँ, ये चीज़ रही, उसमें एक एक भाषा ऐसी आपके सिर पर थोप दी गई जो उर्दू है, जो किसी भी खित्ते की ज़ुबान नहीं है। तो पंजाब के हवाले से देखूँ तो पंजाब आपका बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ पाकिस्तान में। हुँ, पता नहीं पंजाबियों की बहम है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कौमी राजनीति में हमने अपना दबदबा कायम रखना है तो शायद उर्दू के साथ ही होगा। इससे पहले भी, क्योंकि हालाँकि इसमें जो बँटवारा तो अंग्रेज़ डाल ही चुके थे, क्योंकि उन्होंने हमें धर्म के नाम पे बाँट दिया, हमारी लैंग्वेज को धर्म के नाम पे बाँट दिया। तो बाद में जो नेता वग़ैरह हैं उनके ही चाटुकार होते हैं, आपको पता ही है। तो वो चीज़ चलती रही। हिंदुस्तान जब बना, हिंदुस्तान में हालाँकि बहुत सारी बहस हुई कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज कौन-सी होगी, ये लंबी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें लंबी एक डिबेट बनी हुई। इसमें लेकिन मान्यता प्राप्त जो भाषाएँ हम हिंदुस्तान की हैं, इस समय भी 22-23 भाषा है, उनको पंजाबी एक तो हिंदुस्तान की मान्यता प्राप्त भाषाओं में एक है। पहली चीज़ ये जानिए। जो हमारे 22-23 भाषाएँ मान्यता प्राप्त है, उनमें से एक पंजाबी है। क्योंकि एक ना बात शायद आपको नहीं पता होगी, हमारे हिंदुस्तान के बहुत लोगों को भी नहीं पता। वो कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नो, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो भारत की ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज 2 है। एक इंग्लिश और एक हिंदी। वो हुँ, क्योंकि हुँ, नेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि साउथ वालों ने उसको उस तरह कबूल नहीं किया था। तो इसलिए हिंदी भी हमारी मान्यता प्राप्त भाषा है, जैसे अदर्स 22-23 भाषाएँ हैं। इसी तरह पंजाबी भी उनमें से एक है। अच्छा, हुँ, इसमें ये हालाँकि पंजाब सूबा जब बना उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि उसके कारण और थे, पॉलिटिकल मसाइल थे उसके, क्योंकि उसमें से एक जनसंघ था जो आजकल बीजेपी का रूप है, वो महापंजाब के पक्ष में था जिसमें हरियाणा और हिमाचल भी था। वो पंजाबी को उसने फिर यहाँ तक भी प्रेरित किया कि जो हिंदू पंजाबी हैं वो अपनी भाषा मतलब अपनी हिंदी लिखवाएँ। तो 60 के जो दशक में उन्होंने कोशिश भी की, कामयाब भी रही, लेकिन इस समय ज़्यादातर हिंदू 97% हिंदू अपनी पंजाब के हिंदू अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो पंजाबी ही लिखाते हैं। लेकिन 66 में जब पंजाब बना तो उसमें अब कहानी ये है कि पाकिस्तानी पंजाब से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पंजाबी में काफ़ी काम हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हमारी राज्य भाषा भी हमारी सूबाई लैंग्वेज हमारी जो है, वो पंजाबी है। हुँ, पहली क्लास से ये पढ़ाई जाती है। अब तो ये हो गया ना, इंग्लिश भी आपने पहली से पढ़नी है, हिंदी भी पहली से पढ़नी है। लेकिन जब हम नौजवान बच्चे थे, तो हम पहली से लेके छठी तक हमने पंजाबी ही पढ़ी। कोई और ज़ुबान नहीं पढ़ी। पहली से लेके छठी तक हमने पंजाबी ही पढ़ी है। हाँ, तीसरी जमात से हमें हिंदी लगती थी। पहली से पंजाबी, तीसरी से हिंदी और अंग्रेज़ी जाके छठी में लगती थी। 6वीं जमात में से हुँ, हमें हुँ, लगती। इस तरह पंजाबी एक मान्यता प्राप्त भाषा थी। अब पंजाबी के अखबार भी लाखों में छप रहे हैं। बड़े-बड़े अखबार आपने सभी नाम सुने होंगे, अजीत, जगबानी, पंजाबी ट्रिब्यून वगैरह। पंजाबी के लिटरेरी पर्चे भी हैं, काफ़ी सारे निकल रहे हैं। इसी ढंग से भाषा विभाग पंजाब बना हुआ था, आजकल हालाँकि इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन एक समय उसने बहुत काम किया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो कि भाषा के आधार पे बनी हुई है। आज ये अलग बात है कि लोग कई सारे मसाइल से जूझ रही है, पर आज भी पंजाब की प्रोमिनेंट जो एक यूनिवर्सिटी वो है। अ, पंजाबी की जो ना तुलना, मुझे लगता है कि मैं यहाँ भी आके गया हूँ, मेरा लहंदे पंजाब से भी राब्ता है। लहंदे पंजाब से तो नहीं हो सकती, हाँ, हम अदर जो लैंग्वेज है हिंदुस्तान की उनसे कर सकते हैं। उनमें से कई सारी ज़ुबानों से पंजाबी ज़ुबान पीछे है, बहुत सारे काम करने उनको बाकी है। यहाँ तक कि हिंदी भाषा की चुनौती उसी तरह ही जैसे आपको उर्दू की चुनौती है, तो अंग्रेज़ी की चुनौती तो हर एक जगह ही है कि माँ-बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा फटाफटा अंग्रेज़ी बोले। जैसे एक सपने नहीं होते कि एक लड़की सपने लेती है कि उसका एक राजकुमार हो, घोड़े पे आए, आके उसको ले जाए।
इसी तरह माँ-बाप भी चाहते हैं कि बच्चा हमारा अंग्रेज़ी बोले, फिर क्योंकि पंजाबियों में एक जो लंबे समय से जो प्रवास हुआ है ना, उस प्रवास से वो उनका अब भी तसव्वुर कनाडा, अमेरिका है, अब बन चुका हुँ, है। जब हुँ, आपको हुँ, इस धरती से प्यार ही कम हो गया भई, तो फिर आप उस ज़ुबान से भी प्यार कम ही करोगे। वो एक बड़े मसले है। यदि आपका सवाल ये है कि लहंदे पंजाब से पंजाब की चढ़दे पंजाब की सूरत-हाल क्या है, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ वो काम हुआ, एक उसकी लंबी फ़हरिस्त है। यहाँ तक तो कि हम अपने सिलेबस में आप इधर वाले जो लहंदे पंजाब वाले राइटर हैं, उनको भी पढ़ते हैं। बाकायदा पढ़ते हैं। 8वीं 9वीं से ही पढ़ने लग जाते हैं। उच्चा तख्त लाहौर दा नजम हुसैन सैयद का हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है। इस तरह के कई सारी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन यदि इसकी मैं तुलना बांग्ला से करूँ, मैं साउथ की किसी लैंग्वेज से करूँ, तो बहुत काम होने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारा मौलिकता की कमी है हमारे लिटरेचर में। अभी भी एक इस समय मुझे पोएट्री में सुरजीत पातर जी के जाने के बाद कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दे रहा पंजाबी में, ये मुझे क्राइसिस लगता है। पंजाबी की जो प्रोज़ राइटिंग है, जिसे आप नसर बोलते हो, नसर में इस समय मुझे वैक्यूम लग रहा है कि हाँ, पहले काम हुआ है, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी और उन्होंने लिखा है, लेकिन इस समय वैक्यूम लग रहा है। कहाँ कहानी में अच्छा काम हो रहा है, कहानीकार अच्छे आ रहे हैं, नॉवल में भी ठीक काम हो रहा है। इस तरह गीतों में गीत के तो बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। गीत में पॉपुलैरिटी के हिसाब से संगीत बहुत पॉपुलर है पंजाब का। लेकिन यदि उसका लिरिक्स का मैं हाल देखूँ, जहाँ उसकी जो हम कहते हैं कि उसकी उसमें गुणात्मक तौर पे मैं देखूँ, तो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो अभी भी पैट्रियार्की मानसिकता वह है। औरत के बारे में उनकी सामंती मानसिकता, जगीरू मानसिकता जिसे हम कहेंगे, वो चीज़ें हैं। वो उसका कारण है कि पंजाबी समाज ने तरक्की कर ली, पर ज़हनी तौर पे तरक्की नहीं की। जो हमने तकनीक के तौर पे तरक्की की है, ज़हन उस तकनीक के लेवल का नहीं हुआ। जी। हुँ। अच्छा आपने अभी क्योंकि म्यूज़िक की बात की तो मेरे ज़हन में वो चल रहा था क्योंकि अब आजकल जिस तरह से रैप म्यूज़िक पंजाबी का वो पॉपुलर है और अब जिस तरह से अब आजकल देखें दिलजीत का हर तरफ इवन जो पंजाबी नहीं भी बोलने वाले वो भी पंजाबी को सुनने के लिए रेडी हैं। हुँ। लेकिन जो लेजेंड्स पहले जैसा कि हमारे इस पंजाब में भी और आप जगजीत सिंह थे, यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान और इस तरह की मैडम नूरजहां, ऐसे सिंगर आप समझते हैं क्या वो लिरिक्स या वो जो उसमें जो राइटिंग है, शायरी है, उसमें प्रॉब्लम है और सिंगर नहीं आ रहे या दोनों तरफ से म्यूज़िक में भी डिक्लाइन उसी वजह से या ये कनेक्टेड है? व्हाट डू यू थिंक? अब देखो पंजाबी जो ना संगीत है उसमें काफ़ी सारी विविधता है, डाइवर्सिटी है मतलब वो आपको दिखाई देती है। लेकिन पंजाबी एक म्यूज़िक जहाँ पॉपुलर हुआ है, ठीक आप नवी तकनीक तो आती है, अब रैप आ गया, अब पहले पॉप आया था, हम थोड़े हैरान थे भी पॉप आ गया। फिर जब पंजाबी विदेशों में गए तो उन्होंने उस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, इंग्लैंड में चले गए तो इंग्लैंड वाला एक्सपेरिमेंट किया, फिर और देशों में गए, वो एक्सपेरिमेंट वो होता रहेगा, वो मतलब तकनीक का है। अब तो लिरिक्स का मामला है या उसका है, देखो पंजाबी संगीत में एक चीज़ है कि उसका ना जो स्ट्रक्चर है लिरिक्स वाला कह लो या उसका टेस्ट है, वो लगभग उसी तरह ही है। क्योंकि सीधी-सी बात है जब मंडी आ जाती है किसी भी म्यूज़िक में ना, मंडी अपना काम करती है। मंडी आपका सारा सामान बेचती है, उस मंडी में आपका जो हर तरह का गीत फूड फूड किस्म का गीत भी चलेगा, उसमें वो भी चलेगा, वो मंडी ने देखना है। अच्छा उसमें मंडी में जो एक ऐसा संगीत है जो आरामदायक हो, जो थोड़ा सुकून देता हो, उसको आपको स्पेस नहीं मिलेगी। एक टाइम था देखो, आपने नूरजहां का ज़िक्र किया, आज भी नूरजहां ने उस्ताद दामन के गीत गाए हैं कुछ। एक आपकी 84 की पंजाबी फ़िल्म में मिर्ज़ा जब गाते हैं ना उस टोन में उसने गाया, मैं जट्टी पंजाब दी, वो सुनने वाला गाना है। इसी तरह फैज़ का उनका जो गीत था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँग, तो फैज़ साहब तो कहने ही लगे भाई ये मुझसे मत सुनो, ये तो नूरजहां के नाम हो गया है। तो इसी तरह जगजीत को ये देखो पंजाब में एक ऐसा टाइम था जब जो लिटरेरी गाने थे हमारे लिटरेचर में जो एक गीत विधा होती है उसको गाया गया खूब। शिव कुमार बटालवी इधर वाले पंजाब में भी है, उधर वाले पंजाब में भी है। इसी तरह प्रोफेसर मोहन सिंह का एक बूटा अंबीदा आपकी 64 की एक फिल्म में है। आपकी 64 की फिल्म में मैंने सुना, मेरे ख्याल में पता नसीम बेगम पे फरमाया गया था वो, उस तरह मैं भूल गया,
गूगल पे सर्च कर लेना बूटा अम्बिदा। वो प्रोफेसर मोहन सिंह की साबे पत्थर जो किताब थी आपके यहाँ शाहमुखी में एमए में लगी रही है। तो ये एक टाइम था जब अमृता प्रीतम का अजाखा बारे शानू हर पंजाबी के लिए एक मतलब वो ऐसा है कि उनकी रूह है। मतलब इसी तरह चांदन दी फुलकारी तोपा कौन परे ये भी हम सुनते रहे हैं। लेकिन चढ़ते पंजाब में एक ऐसा पीरियड आ गया जब हमारे साहित्यकारों को अपने आप को गजल सम्राट बनने की कोशिश में उन्होंने जो गीत विधा है, गीत जो सिनफ है लिटरेचर की, उसको त्याग दिया। उसको कह दिया कि उसको अपना नलायक पुत्र समझ के घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो व्यापारियों ने उसको संभाल लिया। व्यापारियों ने कहा कि अरे इन्होंने तो इसको नलायक पुत्र कह दिया, पर ये तो पुत्र कमाई करने वाला है। तो उन्होंने फिर उसको अपनी मंडी में लाया। तो हर तरह के जब लिटरेचर से वो गीत विधा दूर कर दी गई तो फूड किस्म का म्यूजिक उसमें जो लिरिक्स है भारू हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि कोई गीत हो या कोई पोइट्री हो वो समाज की भी एक अपना रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पंजाब में कई सारे चेंजेस आए। जैसे देखो 47 से पहले हमारा जो मरकज था जो वो लाहौर था। हमारा अदबी मरकज था जो सकाफती मरकज था जो लाहौर था। जैसे लाहौर हमसे जुदा हुआ तो फिर उसके बाद पंजाब भी बट गया। 66 में तक तो हरियाणा भी निकल गया, हिमाचल निकल चुका था। तो उस समय हमारे जो माझा मालवा दुआबा 3 एरिया आ गए और 3 एरियो में से जो मालवा है वो बहुत बड़ा एरिया है। अब आपको पता है कि जिसका जो एरिया बड़ा होगा उसका उसका जो इकोनॉमिक आधार उसका ही मजबूत होगा, उसका ही कल्चर भी उसका ही डोमिनेट करेगा। तो मालवा में जो कल्चर था ना वो पुराने समय के जगीरू कल्चर था। वहाँ जो वहाँ के जो जगीरदार होते थे ना अंग्रेजों के पिट्ठू थे। फ्यूडल सिस्टम था वहाँ। जो मतलब आजादी मूवमेंट से नहीं निकले जो लीडर भी जो निकले 47 के बाद जो लीडर भी निकले ना वही लीडर निकले जो 47 से पहले वो अंग्रेजों के चटुकार थे। अब जब इस तरह का कल्चर होगा, अच्छा उसमें कितने सारे ऐसे आपको किस्से मिल जाते हैं जो कि फ्यूडल मानसिकता वाले थे। तो क्या सुच्चा सूरमा, क्या एरा गैरा नथु खैरा, सब देव तरीके वाले को बहुत कुलदीप मानक ने गाया है। तो उसके तो सारे गाने ही औरत विरोधी थे। 365 चिलित्र नार दे मतलब औरत 365 चिलित्र करती है। तो जितना भी उसने बेचारे ने अपनी निजी परेशानियां थी उसमें भी औरतों को गाली दे के उसने गाने लिखे हुए हैं। तब जब ऐसा आपका म्यूजिक होगा तो उसमें सिद्धू मूसेवाला भी आएगा, उसमें और भी आएगा जो मतलब उस फ्यूडल मानसिकता को ऊर्जा देते होंगे। जहाँ ऊर्जा कह लो कि इन लोगों की ऊर्जा पंजाब के मालवा खिते में बड़ी है, जहाँ वो हमारी एक जमीन पड़ी है वो वहां से वो अपनी ऊर्जा लेते हैं। दूसरी बड़ी चीज है हमारे जो मूवमेंट्स थी पंजाब, देखो पंजाब में लेफ्ट मूवमेंट मजबूत है। नो डाउट मुझे नहीं पता कि आपके चढ़ते लहंदे पंजाब में कितनी है। पंजाब में है, हालांकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। वो मतलब मास मूवमेंट के रूप में दिखती है, किसानी मूवमेंट में और दिखती है। लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम रही है, उन्होंने कल्चरल साइड पे काम नहीं किया। जो कल्चरल साइड पे काम करना होता था ना उन्होंने सिर्फ किया कि अपने जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं वो इकोनॉमिक इशू पे किया, या अपनी कुछ कुछ छोटी छोटी मांगे थी उन पे किया। कल्चर पे काम ना होने के कारण अब उन संगठनों का वो जो बने हुए हैं लेफ्ट के ग्रुप्स कह लो या कुछ भी, वो जो उनका भी एक म्यूजिक होता है ना, उनके म्यूजिक में भी ना तो उनका म्यूजिक चेंज हुआ ना ही उनका लिरिक्स चेंज हुआ। यहाँ तक के वो जटवाद है, जटवाद भी उनमें ही है, वो भी समय समय पे दिख जाता है। हालांकि वो लेफ्ट के साथ जुड़े हुए संगठन में फिर भी दिख जाता है। ये मतलब आपका एक कल्चरल क्राइसिस है बहुत बड़ा। इसी की जड़ें आपके लिटरेचर में भी पड़ी है। अच्छा वो लिटरेचर की भी प्रॉब्लम है पंजाब में। जो 90 के दशक का लिटरेचर है, 90 सेंचुरी के एंड में जो आता है वो एक मिडिल क्लासी लिटरेचर शुरू हो गया। देखो पहले हमारा लिटरेचर था प्रगतिवादी लिटरेचर भी था, इसमें पाश सुजीत पात्र जैसे जो जवारवादी मूवमेंट से निकले हुए हमारे पोइट थे। बाद में सुजीत पात्र ने तो कई सारे उनके रूप हमें देखे हैं, लेकिन पाश हो गया जैसे अमृता प्रीतम और से इन्होंने भी अपने एक अलग इनका एक वर्चस्व था इनका अपना। लेकिन 90 के बाद क्या हुआ पंजाब की, मुझे लगता है कि जो एक जब मिडिल क्लासी लिटरेचर आने लगा, अब देखो
हमारा जो बेस क्या है पंजाबी पोइट्री का, पंजाबी पोइट्री कभी मौत से नहीं डरती, मौत को मजाक करती है। अब चाहे सूफी पोइट्री देख लो, चाहे गुरबानी देख लो, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन जो नई पोइट्री है वो मौत से बहुत डरती है भाई, उसको डर लग रहा है कि मैं अब मरना चाहूँ। अच्छा, पुरानी हमारी जो तहजीब है वो घर छोड़ के उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन आज का जो कवि है वो घर में रहना पसंद करता है, उसके लिए घर सबसे बड़ा आसरा हो गया। ये क्राइसिस तब आता है जब आपका इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आता है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस में ही उनकी उसकी जड़ें पड़ी हुई है। इसी कारण वो लिटरेचर भी आपका मिडिल क्लास ही हो गया। अब कहानी ये होगी कि 90 के बाद वाला जो लिटरेचर हमें दिखने लगा है वो एक नॉन पॉलिटिकल सा लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उसमें वो बहुत कम दिखाई देती है। इसी कारण क्योंकि राइटर का काम क्या होता है, राइटर का काम होता है कि हमेशा सत्ता को सवाल करे, सत्ता को सवाल करते करते ही वो राइटर जो उस समय की मास मूवमेंट्स होती है उनके साथ खड़ा हो, लोड पड़ने पर उनको अपनी अगवाई भी दे, जितनी वो दे सकता है वो काम किया। हमारे पास फैज वगैरह सब उदाहरण रही है, लेकिन दिक्कत जब आती है, क्राइसिस आता है, फिर वो उससे टूट जाता है। इस समय कुछ इस तरह के चैलेंजेस के साथ पंजाब का लिटरेचर भी और म्यूजिक में तो अब गायकों का तो आपको पता ही है, जो देसी बोली में पंजाबी में कहता है कि यार इन्होंने तो कोई दीन मजहब नहीं हैगा, उन्होंने तो वो कम है जो। लेकिन हम लिटरेचर में साहित्यकार से हम जो हमारा अदीब है उससे हम एक आस रखते थे, वो आस थोड़ी टूटने लगी है। ये कारण भी, इसी कारण मुझे लगता है कि इसके रिफ्लेक्शन मुआशरे में भी दिखाई दे रहा है। जैसे आज जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, जो 90 के हाफ में जहाँ 2000 में पैदा हुआ है, उसको ना तो सूफीज़्म के बारे में पता है, ना ही आपके गुरमत काप के बारे में, गुरमत पोइट्री के बारे में पता है, गुरबानी के बारे में पता है, ना ही पंजाब की जो हिस्ट्री है वो भी मोटी मोटी पता है, जितनी मोटा मोटा समझा दिया गया। देख पुत्र सिख आए होंगे या सिखा नाल आए हो गया, ये सिखी है। लेकिन सिखी की जो गंभीरता क्या है। अच्छा, सूफी पुता बुल्ले शाह सीगा, शाह हुसैन सी, लेकिन बुल्ले शाह पंजाब के बारे में क्या कहता है, दर खुला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा। ये जो स्पिरिट है, बारिश शाह पुत बारिश शाह ने हीर लिखी थी, पर बारिश शाह हीर की आंखों में जो फब रहा सुरमा है उसको देख के क्या कहता है, सुरमा नैना दी धार विच फब रहा, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। मतलब बारिश शाह सपना लेता है कि हिंद के ऊपर पंजाब की फौजों का लश्कर चढ़ गया। ये किस समय सपना लेता है, जब पंजाब एक गवर्नरी राज था, तो उस समय क्या था कि आमतौर पे हमलावर पंजाब के ऊपर ही चढ़ते थे, लेकिन बारिश शाह उस समय सपना ले रहा है कि नहीं, पंजाब हिंद पे चढ़ गया। शाह मोहम्मद जो उसका किस्सा है, शाह मोहम्मद एक सरकार वाजों मतलब जित के अंत में हारियां जी, या फिर शाह मोहम्मद बिच पंजाब दे दी कदे नहीं सी तीसरी जात आई। अच्छा, साथ ही पंजाब की जो नेशनैलिटी है, पंजाब की कौमियत है, उसका भी पाठ पढ़ा जाता है। वो कहता है कि शाह मोहम्मदा पैणगे बैन डूंगे, शाह मोहम्मदा पैणगे बैन डूंगे, जदों होइयां पंजाबना रंडियां जी। मतलब वो किसी सिख की बात नहीं कर रहा, वो सीधी बात है, वो लड़ाई सिख फौज की अंग्रेजों के साथ थी, पर वो एक पंजाबियों की अंग्रेजों के साथ लड़ाई के तौर पे दिखाता है कि शाह मोहम्मदा बैंड दूंगे जब हुई पंजाबना रंडियां जी। तो ये जो चीज थी, ये चीज मतलब कौन समझाएगा अब, ये एक बड़ा सवाल है। जो नेशनल उसमें शायरी में जो नेशनलिज्म था वो भी उस तरह से वेन होता जा रहा है। अच्छा, आपकी पोइट्री ही थोड़ी सी सियासी चेतना से दूर हो गई है, सियासी उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रही है, फिर भाई आप वही लिखोगे कि मुझे तुम्हारा हुस्न बहुत अच्छा लगता है। हुस्न भी अच्छा लगना चाहिए, पर इश्क की भी एक राजनीति होती है, इश्क की भी एक सियासत होती है, मोहब्बत की भी एक सियासत होती है, ये भी बात समझनी चाहिए। इतना सिंपल नहीं होता, या सिर्फ गन उठा लेने से आप कहो कि याद मैं दो बोतल ला ली है या मैं गन चुक ली है, तो फिर सारे मसले हल हो जाते। हमने तो मोहब्बत को भी एक बेहूदा बना दिया ना, कि तू मैनू सोहनी लगदी है, तू मैं तेनू ब्याह के लेके जाना हैगा, जे तू ब्याही नहीं गई मैं तेरी गड्डी तोड़ दूंगा, फलाना कर दूंगा। भाई इसका मतलब आप
व्यक्ति को तो मोहब्बत करनी भी नहीं आती। ये मोहब्बत करनी तब आएगी जब आप अपने अंदर उतरोगे, डीप में उतरोगे। वो डीप में जब अपने अंदर गंभीर गहर मंथन करोगे तो आपको वो सेल्फ मोहब्बत आएगी। एक्सप्लोरेशन, हाँ, सेल्फ नहीं तो आपकी एक्सप्लोरेशन। नहीं तो भाई ऐसी है कि तेरे यार दी नहीं चढ़ाई या फलाना चढ़ाई है। भाई चढ़ाई का मतलब तो ये होता है कि सत्ता के साथ आपकी दोस्ती है। आप अच्छा उसी दोस्ती जी, जी, प्लीज़। शिव भाई ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ हिंदुस्तान वाले जो पंजाब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फैल गया सारा सारा। देखो दो चीजें हैं। देखो ड्रग का तो वो बहुत एक ना, उसमें कई सारे कारण, उसमें सियासी कारण भी है क्योंकि इसमें एक पूरी गेम है, उसमें सियासतदान वगैरह भी इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा एक ये है। मतलब उसमें आप ये भी कह सकते हो कि सियासतदान अपनी गेम भी खेलता है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो जिसमें कई कुछ कमजोरियों भी हो सकती है लेकिन उसकी खूबसूरती भी है कि ये मूवमेंट वाला है। जहाँ इसमें फ्यूडलिज्म पड़ा है वहाँ ये मूवमेंट भी करता है, किसान आंदोलन भी खड़ा करता है। ये मुजाहरा मूवमेंट भी इसी पंजाब ने की है। तो सियासतदान की कोशिश होती है कि जो उसकी लड़ने वाली जो भावना होती है उस स्टेट की उसको खत्म किया जाए। हाँ, उसको किसी ना किसी तरह। दूसरा ना, जो आपका सवाल था कि जैसे गन वगैरह है, ये भी हमारा कल्चर है, वो भी है। हाँ है भाई, चक्कर ये है कि कल्चर कोई सीधा पदरा नहीं होता। जब हम कल्चर की भी बात करते हैं, मैं अपने आप को पंजाबी आइडेंटिटी की बात करता हूँ, इसमें जितने भी मुझे विरासत में चीजें मिली हैं, वो बुरी है अच्छी है वो मेरी है, पर मसला क्या है, जो बुरी चीज होती है उसके साथ आपने आगे बढ़ना होता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। जो आपके विरसे में, देखो एक आपने नया मुआशरा बनाना है, सीधी सी बात है। आपने नया मुआशरे को भी छोड़ो, आपने अपने विचारों के लिए एक नई जमीन तैयार करनी है भाई। वो कैसे करोगे? आपको परिवार में कुछ विचार मिले हैं, सीधी सी बात है, आप जब आगे बढ़ोगे आपके विचार आपके शायद दादा और जान पिता से तो आगे ही होंगे मेरे ख्याल। अब उनकी जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको लगे कि नहीं ये उम्दा चीजें हैं, आप उसको रखो। दूसरों को आप तर्क के साथ, दलील के साथ, अपने गहन सोच विचार के साथ उसको रिजेक्ट करते जाओ। तो यही होता है ना। लेकिन उन चीजों को भी सेलिब्रेट करो जो आपको विरसे में कुछ ऐसी मिली है कि नहीं जी जट तो आई होंगे नहीं जी असी तो गन्ना वाले आई होंगे हैं, नहीं वो मतलब फिर आप मतलब उसको ठीक नहीं कर रहे। आपके विरासत में आपको बहुत सारी चीजें मिली है। आपके विरासत में आपको किसी पे मर मिटने की भावना, किसी का हाथ एक बार पकड़ लिया, सज्जन दे हाथ बाह साडी किकर आखा छड्डे अड़िया, ਜਾਂ फिर सिर दीजिए बाह ना छोड़िए, जरा ये कॉन्सेप्ट है जो ये तो आपको अपने विरासत में मिला है ना भैया। तो आप इसको, ये आपके है जो आपको लड़ने की स्पिरिट मिली है। आपको पिक एंड चूज तो आप नहीं कर सकते ना उसमें फिर। हाँ, तो ये देखो हमारे जो पुराने बुजुर्ग सिंह थे ना, उन्होंने भी हमारे मुआशरे की उस समय की जो बुराई है उनके साथ लड़ा। ये नहीं कहा कि ये हमारी विरासत में है। बुल्ले शाह, बारिश शाह, देखो बारिश शाह ने उस समय औरत की जो एक हसरत है, औरत की जो आजाद भावना को जिस तरह अंकित किया है, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि हमारा जो किस्सा काब है ना, जितने भी किस्सा काब देख लो, हमारा एक समाज तो औरत को रिजेक्ट कर रहा था कि औरतों को जी पाँव की जूती होती है, ये होती है। गुरु नानक साहब ने कहा कि नहीं, जिस औरत ने इतने बड़े बड़े बली पैगंबरों को पैदा किया है वो औरत की जूती कैसे हो। उन्होंने उनको समय समय पर प्राथमिकता दी, मतलब उनको भागीदारी दी। इसी तरह किस्सा काब में देखिए, मैं तो अब किस्से में देखो जितने भी है, मुझे लगा कि प्रेमिकाएं प्रेमियों से कहीं बढ़ के है। फॉर एग्जाम्पल वो रांझे हीर वाला जो मसला सी, रांझा बेचारा तो राम ने तो करे तुर पिया दे, लेकिन हीर जहां ब्याह के जाई वो भी काजी के साथ संवाद करती है। बारिश शाह ना मुड़ांगी रांझने तो हमें बाप दे बाप दा बाप आवे। तो वो सिर्फ इंटेलेक्ट के साथ काजी को कहती है तू कौन से इस्लाम का ठेकेदार है भाई बता।
ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ हैगा। अच्छा इसी तरह सोनी भाई वो फिदा हो रही है, वो उसके उसको मिलने के लिए अपनी जान निछावर कर देती है। अच्छा सस्सी की बात कर लो, सोने की बात कर लो, है मतलब इसमें औरत तो बहुत मतलब बड़ी चीज दिखाई देती है मुझे, पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल। पावरफुल। इन मर्दों से जो मर्द प्रेमियों से ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको मतलब आपके विरसे की ये तथ्य, ये बातें कौन बताएगा यार? अच्छा, उसके अलावा एक और चीज जो जात पात है उसको किस तरह से रिजेक्ट किया गया है? देखो मैं तो भाई अब पता नहीं किसी को अच्छा लगेगा बुरा, मैं तो अपने आप को किसी जात और धर्म में फिट करके नहीं देखता। मैंने तो अपनी जात ला के परा मार दी है धर्म ते मैं तो शिविंदर सिंह ही हाँ, चाहे शिव कह लो, इंद्र कह लो, सिंह कह लो। पर मुझे लगता है कि एक ये जो जात पात का तो विरोध हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी किया था कि जात का गर्व नहीं हमें करना चाहिए, ये बातें उन्होंने भी कही थी। लेकिन जिनको हम मानते हैं, देखो हमारे जो पुराने जो थिंकर हैं वो भी दो तीन तरह के, एक तो हम पढ़ते हैं कि मानते हैं कि थिंकर है, कुछ हमारे ऐसे बड़ी थिंकर है जिनको पूछते भी हैं, हाँ? लेकिन हम तो उनकी बात भी नहीं मान रहे। गुरु नानक देव जी हो गए या हमारे सूफी हो गए या और हो गए, इन्होंने तो जात पात का विरोध किया था। लेकिन हम जो जात पात को मानते भी हैं और ये भी कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा एता जी फिर असी पंजाबी कादे होए, मतलब जो जो आपकी अच्छी चीजें हैं आपकी पंजाबियत की वो तो आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। अच्छा जो ऐसी चीजें हैं जिनको देखो जो ना अच्छी चीजें एक्सेप्ट करनी बड़ी मुश्किल हो, दूसरी दौरान से अब कर लो कि कह लो कि ठीक है मैं तो जी फलाना वा मैं ढींगड़ा वा। मुझे लगता है कि मैं ये चीजें एक खूबसूरत मुआशरे के लिए इजाए के अच्छे पंजाबी बनने के लिए मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अच्छा शिव भाजी ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? नहीं वो चलो मेरा भी मूंह दुखन लग गया, मैं भी पंजाबी च गल कर लेना, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। नहीं मैं ईजी होके दस दांगा, मैनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਚ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਸਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਜੋ ਕਿ
ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ चढ़ता पंजाब है, और चलो मैं उर्दू में ले जाता हूँ कन्वर्सेशन को, कि जरा जो इंडियन पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब है और पाकिस्तान इन जनरल है, तो हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तान ये कैसे एक दूसरे के लिए एक ब्रिज बन सकते हैं टू कनेक्ट द पीपल, और एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो मुझे भी उर्दू या हिंदी में बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये नॉन पंजाबियों को बतानी है। देखिए इंडिया में मुझे आप यहाँ का आपका तजुर्बा आप खुद बताएंगे। हिंदुस्तान में जब भी कोई दोनों मुल्कों में तनाव होता है, जहाँ इस तरह की सूरत हाल होती है, तो आजकल तो वो आवाज़ कुछ ज़्यादा आने लगी है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। आजकल तो भाई हमारे अपने मुल्क के जो बेचारे मुस्लिम हैं, उनको भी पाकिस्तानी कह दिया जाता है। मतलब हमारी हुकूमत कहती है, जो इस समय सत्ता पे विराजमान है। तो लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा है, ऐसी स्टेट है, जिसमें आवाज़ आती है कि नहीं, हमें जंग नहीं चाहिए। नुकसान होगा तो पंजाबियों का होगा, वो चाहे पंजाबी इधर के हो चाहे उधर के हो। ये जो भावना है, यही भावना मुझे लगता है कि जोड़ने वाली भावना है। आज भी मैं पंजाब में, मैं एक स्टोरी की थी, मैंने आपको भेजी भी थी 2019 में, कि मुझे ऐसे कई घर मिल जाते हैं। एक बुजुर्ग ने अपनी बहुत अच्छी कोठी बनाई हुई थी, लेकिन एक टूटी-फूटी सी बैठक रखी हुई थी उसमें। मैंने कहा भी अंकल ये क्यों किया? वो बोला कि तुम्हें पता है काका, ये सारा जो पिंड है, ये मुसलमानों का पिंड होता सी, वो चले गए उधर। तो मैंने सोचा मैं भी उधर से लायलपुर से आया था, मुझे तो अपना गाँव नसीब नहीं हुआ, पर तब साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब वो वहाँ से कोई आए, तो कम से कम उसको ये निशानी मिल जाए। तो मैंने उसके लिए ये बैठक रखी हुई। अच्छा, एक क्योंकि उसका तो अपना भी जो बंटवारे का दुख था ना, लेकिन एक और करैक्टर है जो पैदा ही मतलब 47 के बाद हुआ, उसको, वो इन दिनों उस हवेली में रह रहा था, जो किसी समय 47 से पहले एक राजपूत मुसलमानों के पास थी, हलवारा गांव में। उसने उसका आगे वाला हिस्सा उसी तरह रख लिया, लेकिन पीछे एक शानदार कोठी बना ली। तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या चक्कर है भी, इसको इसी तरह रखा? उसने कहा कि हाँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी कहा, मैं उजड़ के नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा विरसा है। कोई अपने विरासत को भी तोड़ता है, मैं इसको नहीं तोड़ता। ये जो भावनाएं पड़ी है, ये पंजाब में बहुत खूबसूरत तरीके से हमें दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इसका कारण भी है, हमारा जो हमने लिटरेचर की बात की थी ना अपना फैसल, पंजाब का लिटरेचर, पंजाबी का लिटरेचर, शेख फरीद से अब तक देख लो, उसमें कोई भी आपको कम्युनल अंश नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ भी कम्युनल चीज़ें नहीं मिलेगी। हालांकि मैं हिंदी के साहित्य में बता सकता हूँ कि कौन कौन कब कम्युनल हुआ था, जातिवादी कम हुआ था, यहाँ तक कि उर्दू में भी मैं बता सकता हूँ। और पंजाब की बात कर लो, चलो आपके वाले पंजाब का ही हवाला दे देते हैं। मुस्लिम राइटर पंजाबी की, पंजाब का मुसलमान जो इंडियन पंजाब से उधर गया, आपकी तरफ गया, वो अब भी अपने गांव को तरसता है या तरसता था। जैसे कि अहमद राही आखिरी समय तक कहते रहे कि मुझे अमृतसर ले चलो, मुझे अमृतसर ले चलो। लेकिन जो यूपी से आने वाला मुसलमान था, जो उर्दू में जो इसने लिखा, उसके लिए नया बना पाकिस्तान एक
पवित्र जगह थी, जो इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट है होता है, नई पवित्र जगह का कॉन्सेप्ट वो था। लेकिन पंजाबी मुसलमान के लिए नहीं, उसके लिए था नहीं, वो आखिरी दम तक अहमद राही की तरह तड़पता रहा। ये वो भावनाएं हैं जो भावनाएं दोनों मुल्कों को इकट्ठा करेगी, दोनों देशों के लिए। मैं आज भी, मेरा मानना है, जब मैं यहाँ आके गया तो देखो, यहाँ आके गया तो मेरा तो कोई बहम नहीं था, मेरे साथ कुछ और राइटर थे, उनका कहना था कि हमारा बहम टूटा जी, पाकिस्तान तो ऐसा है। देखो मैंने देखा एक तो ना नैरेटिव बनाए जाते हैं, हमारे इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में नैरेटिव है कि देखो जी वहां तो उर्दू ही बोलते होंगे। जो तो उर्दू भी की तो आपकी इसका कॉपी सारा नहीं इसका होगी। हाँ, बड़ी सारी दाढ़ी होगी। अब मैं देख रहा हूँ कि फैसल की दाढ़ी बड़ी नहीं है। अच्छा, फिर कहा जाता है कि वहां तो औरतों बुरके में ही होती हैं। मैं अनारकली में 2 बजे तक बैठा रहा। 2 बजे तक भी महफिलें सजती थी। मैंने औरतों को बुरके में भी देखा, मैंने जीन्स में भी देखा, मैंने उनको सलवार सूट में भी देखा, मैंने साड़ी में भी देखा। तो ये तो चीज नहीं दिखी। अच्छा, फिर कहा गया कि नहीं, वहां तो जी सभी कट्टरवादी होंगे। हमने जब देखा कि वहां मुझे कुछ नौजवान थाप नाम की एक संस्था में लेके गए, जिन्होंने होली मनाई गई, होली मनाई उन्होंने, हिंदुओं का त्योहार, उसमें से सिंध के बच्चे भी थे, बलोचिस्तान के भी आए हुए थे, मुझे भी बोलने का मौका दिया उन्होंने। तो वहां जो होली थी लाहौर में, वो एक रेजिस्टेंस का, एक विद्रोह का प्रतीक थी, जो मुलाने कहते कि नहीं, जैसे हमारे भी आरएसएस वाले हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का त्योहार नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। तो वो भी कहते हैं कि नॉन मुस्लिम त्योहार नहीं होंगे। उनके विरुद्ध एक बिगुल था उनका। सो मुझे लगा कि ये चीजें पाकिस्तान में है। मैं तो कई बार आजकल और तरह सोचता हूँ, जैसे कि हमने देखो हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी सफर रहा उसका, आपने भी माना, बिल्कुल हमें नेहरू जैसा एक नेता मिला जो प्रोग्रेसिव था, उससे जड़ें लगती रही। बहुत कुछ हमारी डेमोक्रेसी में कमजोरियों के बावजूद था। अचीव हुआ, बहुत कुछ अचीव हुआ। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें नहीं लगी। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई हम आपके वाले गुण लेते जा रहे हैं, आप हमारे वाले गुण लेते जा रहे हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने बच्चों को देखा। देखो आप, इस समय पाकिस्तान में जो मूवमेंट चली पिछले दिनों, फौज का कितना विरोध दिखाई दिया। पंजाबियों ने तो कभी फौज का विरोध ही नहीं किया, इन दिनों पंजाबी भी फौज का विरोध करते हुए मुझे मुझे नजर आए। अच्छा, इसी ढंग से वो अपने सत्ता को भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा, पिछले समय वहां एक क्रिश्चियन की मौत हुई पंजाब में, तो मैंने देखा कि नौजवानों ने एक प्रोटेस्ट निकाला, कहा कि नहीं, ये पंजाबी हैं, क्रिश्चियन बाद में, ये पंजाबी हैं। इसी इसी ढंग में आपकी भगत सिंह को भी थोड़ा थोड़ा याद करने लगे हैं। अच्छा, पुराने तिहार बैसाखी वगैरह, और जिसको इस्लामीकरण के तहत मिटा दिया गया, बुला दिया गया, कुछ नौजवान वो भी कर रहे हैं। मुझे रिवाइवल। इस समय तो मुझे लगता है कि भाई आप हमें मजाक कर सकते हो कि हाँ भाई, सब तो बड़ी जमहूरियत की करी जाने हो तुम। एक समय था जब हम आपको मजाक कर सकते थे कि भाई क्या तुमने क्या पाया वो इस्लामी जमहूरियत बन के। लेकिन आजकल आप हमें भी शायद कर सकते हो भैया कि हाँ भी सेकुलर जमहूरियत की हो गया ਤੁਹਾਡਾ, कितने गए कि तुसी साडे वर्गे निकले हैं। तो मुझे लगता है कि अब भी हम हम जैसे निकले, अब भी हम जैसे निकले। हाँ, सो ये चीज है। पर मैं चाहता हूं कि मेरा अपना सपना है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ऐसा देखूं, जो प्रोग्रेसिव हो, सेकुलर हो, जिसमें तमाम तरह की जो विचारों वाले लोग हैं, तमाम तरह के धर्म है, वो रह सके, खुशी से रह सके। मैं एक ऐसा पाकिस्तान और ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि ये खूबसूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने में पंजाबियों का एक बड़ा योगदान है। अच्छा शिव भाई, क्लोजिंग नोट्स, मैं आपके क्लोजिंग वर्ड्स लेना चाहूंगा। क्या आखिर में कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बड़ा अरसा हो गया, मैंने यूट्यूब वीडियो भी अपलोड नहीं किया, आपने तो मुझे जबरदस्ती यकीन कर पुश किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी प्यारे प्यारे अल्फाज मैंने आपसे सुने हैं। क्लोजिंग तो यार बहुत बड़े बड़े महात्माओं के होते हैं, मेरे तो आखिरी बंद करने वाले शब्द कौन से हो गए। हाँ, मैं ये बात कहूंगा, शायर, दो दो तीन शायर पे एंड कीजिएगा, एक एक दो मैं कोई शेर। शायरी की बात कर देता हूँ। मैंने जो कहा ना कि पंजाबी जो जुबान है वो कम्युनल नहीं है, वो एक आपको
संघर्ष करना सिखाती है, वो आपको मिलना सिखाती है, मोहब्बत करना सिखाती है। पाकिस्तान में यदि पंजाबी ज़ुबान को खास पंजाब स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप मान्यता देकर स्कूलों में लागू करोगे, तो मुझे लगता है पहली क्लास से लागू करोगे, तो मुझे लगता है कि जो इंतहा पसंदी है, उसमें बहुत कमी आएगी। क्योंकि उसका कारण है कि हम लोगों ने इस पंजाबी ज़ुबान को पढ़ के अपने आप को इंसान बनने के थोड़े लायक हुए हैं। तो पंजाबी ज़बान आपको की फ़ितरत में ये चीज़ है कि वो आपको क्रिमिनल नहीं बनने देती। तो ये आपकी हुकूमत से भी और आपसे लोगों से भी इल्तिजा करूँगा कि एक तो पंजाबी ज़ुबान पहली जमात से लागू की जाए, दूसरी सिर्फ़ पंजाबी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है जो और भी स्टेट हैं, उनको जी, उनकी मादरी ज़ुबान से महरूम ना किया जाए। क्योंकि आप यदि कोई सच में कोई ज्ञान हासिल कर सकते हो ना भई, अब देखो मुझे 3-4 ज़ुबानें आती हैं। सच में कहूँ दूसरी ज़ुबान बोलता-बोलता मेरा जो मुँह दुखन लग जाता मेरा। तो आप अपनी जो दिल की बात है वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही कर सकते हो और आपका जो ज्ञान का बेस है वो मादरी ज़ुबान में ही हो सकती है। जो तो एक्सप्रेशन है ना, जो एक्सप्रेशन है वो दूसरी बात ये भी है, देखो मुझे ये भी लगता है, एक मैंने कई साल पहले आर्टिकल पढ़ा था 98-99 की बात है कि पाकिस्तान में जो बच्चे ना स्कूल छोड़ देते थे विचकार में, कोई 8वीं जमात में छोड़ दिया, किसी ने 10वीं में छोड़ दिया। तो उसका एक बड़ा कारण ये आया था कि बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में तालीम नहीं दी जाती, जो शुरुआती तालीम होती है वो नहीं दी जाती। समझ ही हाँ। नहीं आती बात। घर में देखिए, घर में तो यार वो आप कहोगे जी बिल्ली है, स्कूल में जाके कैट होगी होगी, वो सोचेगा यार ये कैट, ये यहाँ कैट, स्कूल में कैट थी यहाँ बिल्ली होगी, क्या चक्कर हो गया। मतलब यदि स्कूल में भी बिल्ली हो, घर में भी बिल्ली हो, तो मुझे लगता है कि आगे चल के उसको समझना, ज्ञान लेना नहीं तो वो रट्टा ही मारेगा। रट्टा मार के ना तो वो सोशल साइंस को हासिल कर सकेगा, ना ही वो लिटरेचर को समझ सकेगा, ना ही साइंस को समझ सकेगा। यही कारण है कि बहुत सारे साइंस वाले बंदे भी दकियानुसी हरकतें करते हैं। शेर सुना दें आखिर में शेब भाई। यार मैं शायर हूँ नहीं, तो कोई मैं किसी पुराने बुजुर्ग का सुना दें, किसी बुजुर्ग का, अच्छा बाबा तो जी का सुना दें। अच्छा ठीक है, मैं वैसे बातों में शायरी ज़्यादा हो जाती है। हाँ वो तो है, मैंने अब सुन भी ली काफी, लेकिन आखिर में मैं वैसे ही सुनना चाहता हूँ। जैसे ना हमारे सियासतदान जो आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है, तो उस पे है कि एक सुरजीत पात्र ने कहा था कि चोर नू मारी सीटी कुछ के पहरेदार ने, दोवां नू ही रखिया है वड्डी सरकार ने, हैं? डूंगे बहना दा की मेना वो तख्त ते पावे मिनिए, जब तक वो लाशां गिनते ने आप वोटां गिनिए। अब चुनाव निशान तो आपके भी होते होंगे ना, भी फलां पार्टी का चुनाव निशान फलां है, हमारे भी होते हैं। तो उस पे जनाब कहते हैं कि किसी दा सूरज किसी दा दीवा, किसी दा सूरज किसी दा दीवा, किसी दा तीर कमान, साडी अख चों डुलदा हंझू साडा चोन निशान। तो वाह। तो इसी तरह डॉक्टर जगतार का है कि नगर सारा ही दरबाना दा है जा हुक्मराना दा, नगर सारा ही दरबाना दा है जा हुक्मराना दा, किसने करना भरोसा इथे मेरे बयाना दा, अदालत ने सजा देनी यकीनन मौत दी मैनू, मैं पर्दाफाश कर बैठा हाँ कुछ हुक्मराना दा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शेफ भाई। सलाम, सत श्री अकाल। मोहब्बत के बारे में भी कह देते हैं कि हाँ, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत नू मोहब्बत क्या है, किधरे ये डर ना जावे, ए मूरत मोम दी है खाम खा पत्थर बनना जावे। ये हमारे पंजाबी की एक कवित्री है सुरजीत सखी, ये उसका है। मेरे ख्याल में आजकल की जो मोहब्बत है उस पर बहुत अच्छा फिट बैठेगा कि मोहब्बत नू मोहब्बत क्या है, किधरे ये डर ना जावे, ए मूरत मोम दी है खाम खा पत्थर बनना जावे। क्या और भी बात बहुत बातें करेंगे यार, निकल आती है। स्पेशल अब मैं शायर हूँ नहीं, और जो शायरी थी वो थोड़ी सी उड़ अड़ गई मेरे ख्याल में। है। ठीक है, तो अभी स्टेट्स के इलेक्शंस हो गए हैं, किस स्टेट के नेक्स्ट इलेक्शंस हैं? हरियाणा में के इलेक्शन हो गए हमारे। हरियाणा में बीजेपी आ गई है, कांग्रेस आती आती अपनी गलतियों से पीछे रह गई है। लेकिन सवाल फिर खड़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे सवाल है, लोकसभा में जैसे खड़े हुए थे। ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि देखो
जब पाकिस्तान में तो हमने सुना था, आपको पता ही है, वो कोई नई बात नहीं है। हमारी जो एक बड़ी डेमोक्रेसी पे जो मानी जाती है कि जी उस सबसे पे लार्जेस्ट, सवाल उठना बड़ी बात है। उस पे ये सवाल उठना कि भाई अब हमें इलेक्शन कमीशन पे डाउट है, तो ये हुँ, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि नज़दीक वाले पड़ोसी उनके लिए भी अच्छा शगन नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जमहूरियत है जो, उसका कामयाब होना और यदि वो कामयाब है तो उसका कामयाब बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। थैंक यू सो मच शिव भाई, इट वाज़ वंडरफुल हैविंग यू। तो इंशाल्लाह आपको से दोबारा कभी मुलाकात होगी, हाँ, किसी और बिल्कुल टॉपिक में। टाइम बहुत थोड़ा था, वो हमारे वो एक है ना अपना सूफ़ी शायर शाह हुसैन जी हैं। वो कहते हैं कि रहदे काज़ी दिल नहीं राज़ी गल्लां होइयां ना होण वाली। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ कहते हैं ना कि अपने ਵੱਲੋਂ सारी बात मुका बैठे हाले भी होका तेरी गल करे। क्या बात है। ठीक है जी, शुक्रिया, मेहरबानी जी। शुक्रिया। मैं आपने अभी एंड नहीं करना, लेट मी एंड इट फ्रॉम हियर और